Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 1st of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is, as a nurse, you should wear gloves for the following activities. नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से किस काम को करते समय, किस एक्टिविटी को करते समय आपको ग्लव्स पहनने चाहिए। ऑप्शन ए, गिविंग द न्यूबॉर्न अ फर्स्ट बाथ, किसी न्यूबॉर्न बेबी को पहली बार स्नान कराते वक्त। ऑप्शन बी, चेंजिंग अ न्यूबॉर्न्स डायपर, न्यूबॉर्न बेबी का डायपर चेंज करते समय। ऑप्शन सी, स्टार्टिंग एन आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन शुरू करते समय। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सभी कामों को करते वक्त। किस काम को करते वक्त ग्लव्स पहनना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट टाइम बाथिंग करवाते समय या उसका डायपर चेंज करते समय या फिर आईवी लाइन कनेक्ट करते समय हमें हमेशा इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोकने का ख्याल रखना है और इस वजह से ही हम ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the TRIACE system of emergency, yellow color code for which type of cases? जब किसी जगह पर बड़ी दुर्घटना हो जाती है, मास लेवल पर कैजुअलिटी हो जाती है, तो नंबर ऑफ विक्टिम्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस सिचुएशन में पेशेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जिन पेशेंट्स को पहले मेडिकल केयर की ज़रूरत है, उन्हें प्रायोरिटी पर सेलेक्ट करने के लिए ट्राइएज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्राइएज सिस्टम के अंदर येलो कलर कोड से किस पेशेंट को डिनोट करते हैं, ये आपको बताना है। एमरजेंट केसेस को, अर्जेंट केसेस को, नॉन अर्जेंट केसेस को, या एक्सपेक्टेड टू डाइड पेशेंट्स को। प्रीवियस एग्जाम में ट्राइज काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ट्राइज सिस्टम के अंदर 4 कलर कोडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मुश्किल कंडीशन में है, यानी सबसे ज्यादा घायल है, उसे सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है और ऐसे सभी पेशेंट्स को एमरजेंट केस या फर्स्ट प्रायोरिटी केस कहते हैं और इन्हें ट्राइएज सिस्टम के रेड कलर द्वारा क्लासिफाई किया जाता है। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी केसेस आते हैं, इन्हें अर्जेंट केसेस कहते हैं। इन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें हम घंटे भर बाद में अगर इलाज दें तो भी ये सरवाइव कर पाएंगे। ऐसे सभी पेशेंट्स को हम येलो कलर कैटेगरी के अंदर रखते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है ग्रीन कलर की कैटेगरी, जिसके अंदर हम उन सभी पेशेंट्स को रखते हैं जो कि चल फिर पा रहे हैं और जिनमें कोई बड़ी इंजरी नहीं है। ये सभी नॉन अर्जेंट केसेस कहलाते हैं। चौथी कैटेगरी ब्लैक कलर से डिनोट की जाती है और इस कैटेगरी के अंदर उन सभी विक्टिम्स को रखा जाता है जिन्हें इतनी इंजरी हो चुकी है कि अब उनको बचाना मुश्किल है, यानी उनकी या तो डेथ हो चुकी है या लगभग अब डेथ होना निश्चित है। ऐसे सभी पेशेंट्स एक्सपेक्टेड टू डाई कहलाते हैं और ब्लैक कलर की कैटेगरी द्वारा डिनोट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the earliest clinical manifestation of increased ICP following head injury? अगर किसी क्लाइंट को सर पर चोट लग जाए तो इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग उस पर्सन में देखने पर हम ये अनुमान लगा लेंगे कि इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है। एक बार फिर से समझिएगा,
सिर पर चोट लगने के बाद इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने पर कौन सा साइन या सिम्टम सबसे पहले देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर प्यूपिलरी डायलेशन, हेमीपैरेसिस, कोमा या फिर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसे आप अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी कह सकते हैं। The right answer is option D, altered level of consciousness। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब है हमारे ब्रेन के अंदर प्रेशर, स्कल के अंदर मौजूद फ्लूइड का प्रेशर कितना है, ये चीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहलाती है। चोट लगने के बाद ब्लीडिंग के कारण या फिर एक्सेसिव सिक्रीशंस के कारण ये प्रेशर बढ़ सकता है, और इस प्रेशर के बढ़ने के तुरंत बाद सबसे पहले पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बिगड़ने लगता है। पर्सन कुछ बेहोशी या फिर नॉट फुली कॉन्शियस जैसा महसूस करता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लेट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं हेडेक, वॉमिटिंग एंड ब्रेडिकार्डिया। अर्ली सिम्टम में तो हमने बताया अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेट सिम्टम के बारे में पूछ ले तो आप बता सकते हैं हेडेक, वॉमिटिंग एंड ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, इस चीज को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सबसे पहले हम बात करेंगे अडल्ट की। अडल्ट पर्सन के अंदर 5 to 15 mm of Hg इज द नॉर्मल ICP। फिर हम बात करेंगे चाइल्ड की। चाइल्ड के केस में 5 to 10 mm of Hg is the normal ICP, और इन्फेंट के केस के अंदर लेस देन 7 mm of Hg is the normal intracranial pressure। अडल्ट के अंदर 5 से 15 वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। चाइल्ड के अंदर 5 से 10 और इन्फेंट के अंदर 7 से कम। आप चाहें तो आप आपके रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिवेटेड आईसीपी जो लेवल होता है, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तो इसे किन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकता है, किया जा सकता है। यहां पर नोट करिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के बाद इसे किन किन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा माइल्ड एलिवेशन, लिख लीजिए इसके आगे माइल्ड एलिवेशन, मॉडरेट एलिवेशन, और फाइनली आता है सीवियर एलिवेशन। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इन तीन कैटेगरीज के अंदर हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट के अंदर मान लीजिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर 15 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 16 से 20 mm ऑफ Hg के आसपास हो, तो इसे हम माइल्ड एलिवेशन का नाम देते हैं। अब यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर 21 से लेकर 30 mm ऑफ Hg के बीच हो जाए, तो फिर आप इसे मॉडरेट एलिवेशन ICP के रूप में जानते हैं। और अगर 30 से ऊपर हो जाए, 30 mm ऑफ Hg से ज़्यादा अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम सीवियर एलिवेशन का नाम देते हैं।
और याद रखिएगा किसी भी क्लाइंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ना बढ़े, इसके लिए सेमी फॉबलर्स या लो फॉबलर्स पोजीशन दी जाती है। बेसिकली एग्जैक्टली लो फॉबलर पोजीशन यहाँ पर यूज की जाती है, जिसमें पेशेंट के हेड साइड को 30 डिग्री एलिवेटेड रखा जाता है। इस पोजीशन में आईसीपी पड़ने की संभावना कम रहती है। आईसीपी के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पेशेंट को बढ़े हुए आईसीपी को यदि हम मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैनिटॉल। इसे रैपिडली इन्फ्यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the most appropriate time for IUD insertion? इनमें से आईयूडी इंसर्ट करने का सबसे सही समय कौन सा है? ऑप्शन ए, ड्यूरिंग और विद इन 10 days of menstruation. ऑप्शन बी, ड्यूरिंग mid period of menstruation cycle. ऑप्शन सी, just before menstruation. ऑप्शन डी, 5 days after menstruation. The right answer is option D, 5 days after menstruation. IUD का फुल फॉर्म है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। आप चाहें तो यहां नोट कर सकते हैं IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं जो कि यूट्रस में लगाई जाती हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो पाए। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूट्रस में जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं उसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा ये आईयूडी डिवाइस दो टाइप की होती हैं, एक होती है कॉपर आईयूडीज और एक होती है हार्मोनल डिवाइसेस, हार्मोनल आईयूडीज। कॉपर डिवाइसेस को आप कॉपर टी आदि के नाम से जानते हैं और हार्मोनल डिवाइसेस को आप मैरिना के नाम से जानते हैं। इन दोनों का ही इस्तेमाल करके आप 5 से 10 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग जो कि यूजुअली 5 दिन तक रुक जाती है, इसके बाद इंसर्ट करना सेफ माना जाता है और 10 दिनों तक इसे हम एडमिनिस्टर मोस्टली कर सकते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लगाकर हम फीमेल में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का ट्रांसमिशन नहीं रोक सकते, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बैरियर मेथड्स हमें अपनाने होते हैं, जिसमें कॉन्डम सबसे यूजफुल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client develops kidney damage as a result of a transfusion reaction. What is the most significant clinical response that the nurse should assess when determining kidney damage? आपने किसी क्लाइंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, ब्लड चढ़ाया और ब्लड चढ़ाने के दौरान उसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई। अब इस क्लाइंट में इस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के दौरान किडनी डैमेज हो जाती है, तो एज अ नर्स इस पेशेंट की वास्तव में किडनी डैमेज हुई है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग को आप चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, किसी क्लाइंट में आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप हो गई। अब आपको ये कंफर्म करना है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में इस पेशेंट की किडनीज तो नहीं डैमेज हुई, तो इन चारों ऑप्शंस में से किस फाइंडिंग को आप चेक करेंगे?
ऑप्शन ए ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन बी ब्लड इन द यूरिन, ऑप्शन सी डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन डी acute pain over the kidneys. This question is important for upcoming NORCET exam. देखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से किडनी डैमेज अगर होती है तो किसी भी तरह से यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया कंडीशन रिलेटेड नहीं है। ग्लाइकोसूरिया कंडीशन का मतलब होता है ब्लड इन ग्लूकोज प्रेजेंस इनटू द यूरिन, या फिर आप इसे इस तरह से लिखिएगा, ग्लूकोज इन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है तो इसे ग्लाइकोसूरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब ऑप्शन बी, सी और डी से आप अपने आंसर का चुनाव करें। यहां पर ऑप्शन बी यानी कि ब्लड इन यूरिन और ऑप्शन डी एक्यूट पेन ओवर द किडनीज, दोनों ही कंडीशंस रीनल सिस्टम्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड तो हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों फाइंडिंग्स के मिलने का कहीं भी ये 100% श्योर मतलब नहीं होता कि किडनी डैमेज हुई है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तब पेशेंट की किडनी वाले हिस्से में पेन हो सकता है, ये बात सही है। यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है, ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों कंडीशन का होना किडनी के डैमेज होने को बताता है, ये चीज 100% श्योर नहीं है। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन भी गलत माने जाएंगे। यहां पर फाइनली ऑप्शन सी बचता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। अगर किसी क्लाइंट की किडनी डैमेज हो जाती है, यानी उसमें मौजूद नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं, और नेफ्रॉन यदि डैमेज हो जाते हैं तो किडनी के द्वारा, नेफ्रॉन्स के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन नहीं किया जा पाएगा, और अगर बॉडी में यूरिन नहीं बनेगा तो इसका मतलब है किडनी सही काम नहीं कर रही हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर किडनी यानी नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं तो सबसे पहले उस पर्सन के अंदर ऑलिग यूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। ऑलिग यूरिया कंडीशन देखने को मिलती है, और इस कंडीशन के होने पर पर्सन में प्रतिदिन 400 ml तक यूरिन आउटपुट ही देखने को मिलता है। नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन हर दिन 1.5 लीटर के आसपास यूरिन आउटपुट करता है, 1500 ml तक यूरिन आउटपुट करता है। लेकिन अगर किडनी डैमेज हो गई है, किडनी खराब हो गई है, तो इस सिचुएशन में यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी ओलिगोयूरिया कंडीशन हो जाएगी, और यही चीज हम देखकर ये कह सकते हैं, यस डेफिनेटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इसके नेफ्रॉन डैमेज हो चुके हैं। Next question is, visual acuity may be assessed by using Senil's chart if a patient has acuity of 6/12 in both eyes. This means, अगर किसी क्लाइंट में आप विजुअल एक्यूटी का असेसमेंट कर रहे हैं और टेस्ट का रिजल्ट 6/12 आता है दोनों आंखों में, तो इसका क्या मीनिंग है? सेनाइल चार्ट का इस्तेमाल करते हुए विजुअल एक्यूटी टेस्ट परफॉर्म करने पर टेस्ट का रिजल्ट 6/12 आता है, तो इसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए, द पेशेंट कैन सी ट्वाइस वेल एज नॉर्मल, पेशेंट नॉर्मल की तुलना में डबल देख सकता है। ऑप्शन बी, द पेशेंट हैज डबल विजन, पेशेंट को डबल विजन है यानी दो दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी, द पेशेंट हैज लेस देन नॉर्मल विजन, पेशेंट का विजन नॉर्मल पर्सन की तुलना में कम है।
ऑप्शन डी, द पेशेंट हैज नॉर्मल विजन, पेशेंट का विजन बिल्कुल नॉर्मल है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेशेंट की जो देखने की क्षमता है वो कमजोर हो गई है, यानी पेशेंट का विजन लेस देन नॉर्मल है। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपने किसी चश्मे वाली दुकान पर गए होंगे अपना आई टेस्ट करवाने के लिए। इस आई टेस्ट करने वाली जगह पर आपको एक चेयर पर बैठाकर आपसे कुछ दूरी पर एक बोर्ड लगा होता है, एक चार्ट लगाया जाता है। इस चार्ट के अंदर ऊपर वाले अक्षर बड़े आकार के होते हैं और फिर नीचे वाले अक्षर धीरे धीरे छोटे आकार के होते हैं। ये जो चार्ट होता है जिस पर ABCD या 1 2 3 लिखा होता है बड़े छोटे आकार से, इसे हम सेनाइल्स आई चार्ट का नाम देते हैं। इस चार्ट का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी पर्सन में विजुअल एक्यूटी का असेसमेंट कर सकते हैं। विजुअल एक्यूटी का साधारण शब्दों में मतलब होता है डिस्टेंट विजन, यानी कि दूर की चीजों को देखने की क्षमता, यानी आप कितनी दूर तक की चीज को साफ देख सकते हैं। इस चीज का आई टेस्ट जो है वो सेनाइल आई चार्ट द्वारा किया जाता है और इसे विजुअल एक्यूटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। जब आप इस टेस्ट को कर रहे होते हैं तो जिस पर्सन में ये टेस्ट परफॉर्म किया जाना है उससे इस सेनाइल आर्ट आई चार्ट की जो डिस्टेंस होती है वो 20 फीट की रखी जाती है, या इसे 6 मीटर कह सकते हैं आप। पर्सन को 20 फीट चार्ट से दूर बैठाकर पढ़ाया जाता है कि पढ़िए आप क्या पढ़ सकते हैं। वो कहता है ए बी मैं पढ़ पा रहा हूँ, सी और डी दिख रहा है मैं इसे भी पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उससे नीचे क्या लिखा है वो मुझे विजिबल नहीं है। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ही डिस्टेंस में डिफेक्ट है, आईज में प्रॉब्लम है। अब इसके लिए हम अलग अलग पावर के लेंसेज उसके स्पेक्स में सेट करते हैं जिससे कि वो इन्हें भी पढ़ पाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था कि टेस्ट का रिजल्ट अगर 6/12 आता है तो इसका क्या मीनिंग है। जब भी किसी क्लाइंट का टेस्ट रिजल्ट 6/6 आता है तो इसका मतलब है कि पर्सन की आंखें बिल्कुल बढ़िया हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे सब साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे ये रेशियो 6/6 से कम या ज्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम की बात है। यहाँ पर 6/12 रेशो का मतलब था कि अगर एक हेल्दी पर्सन को इस चार्ट से 12 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा करके जो चीज पढ़वाई जाए वो पढ़ पाएगा। लेकिन अगर अगर किसी क्लाइंट की आंखें खराब हैं तो इस पर्सन को इस चीज को पढ़ने के लिए काफी पास जाना होगा, यानी 6 फीट पर जाना होगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आपके चश्मा नहीं लगा हुआ है, स्पेक्स नहीं लगा हुआ है और आप 12 मीटर दूर खड़े होकर किसी चीज को पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी की आंखें कमजोर हैं, उसे चश्मा लगा हुआ है, वो उस चीज को पढ़ने के लिए चार्ट के बहुत करीब जाता है, यानी 6 मीटर पर जाकर उसे पढ़ पाता है। तो इसका मतलब है कि इसकी आईसाइट वीक है। और कितनी वीक है, जो चीज वो 12 मीटर पर खड़ा हुआ पढ़ पा रहा था ये 6 मीटर पर जाके पढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर 6/12 का ये एग्जैक्ट मीनिंग होता है। होपफुली अब आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। यहाँ पर 3 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। This is the senile eye chart used for the assessment of visual acuity. What is visual acuity? It is a distance vision. Senile charts visual acuity tested uh, with the distance of 6 meters or 20 feet. Hopefully this is clear now. Take a screenshot for your revision. Next question is, decrease CSF glucose concentration is the characteristic feature of। किसी क्लाइंट में आपने लंबर पंक्चर प्रोसीजर करवा के
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल कलेक्ट किया और इस सैंपल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल की तुलना में काफी कम मिलती है, तो ये फाइंडिंग इन चारों में से किस कंडीशन के होने को बताती है? एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट के सीएसएफ सैंपल में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से कम हो, तो ये किस कंडीशन की प्रेजेंस को बताती है? क्या इस पेशेंट को वायरल मेनिंजाइटिस कंडीशन है? क्या इस पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंडीशन हो सकती है? या फिर क्या ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस कंडीशन हो सकती है? या फिर ऑप्शन बी एंड सी बोथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर किसी क्लाइंट के सीएसएफ सैंपल में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बताता है। वो कंडीशन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहलाती है, या फिर आप इसे ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस भी कह सकते हैं। दोनों ही बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली कंडीशंस हैं। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जब भी किसी क्लाइंट के मेनिंजियल लेयर्स में इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस कहलाती है। मेनिंजाइटिस को डायग्नोज करने के लिए हम सीएसएफ का सैंपल निकलवा कर उसमें कल्चर करवाते हैं। अब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की प्रेजेंस होने पर सीएसएफ के अंदर कौन कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको डब्ल्यूबीसी काउंट जो है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि 11,000 से डब्ल्यूबीसी काउंट आपको यदि सीएसएफ सैंपल में ज्यादा मिलता है, तो इसका मतलब है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी बात, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तीसरी बात, जो सीएसएफ का जो सैंपल है वो आपको क्लाउडी मिलेगा, यानी कि नॉर्मली जो सीएसएफ होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है, पानी की तरह एकदम कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन उसमें यदि बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद है, तो ये सीएसएफ क्लियर नहीं होगा, क्लाउडी होगा, यानी उसमें कुछ धुंधलापन महसूस होगा। थर्ड चीज, यहाँ पर प्रोटीन का जो लेवल है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में प्रोटीन का लेवल सीएसएफ में बढ़ जाता है। और जो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो आपको डिक्रीज मिलेगा। तो हमने यहाँ पर 5 चीजें पढ़ी। प्रीवियस एग्जाम में इस चीज को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगर किसी क्लाइंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस कंडीशन होती है, इस सिचुएशन को कंफर्म करवाने के लिए हम सीएसएफ का सैंपल लेते हैं और सीएसएफ सैंपल में हमें ये फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी काउंट 11,000 से ज्यादा होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, सीएसएफ की अपीयरेंस क्लाउडी होगी, प्रोटीन की मात्रा 100 mg पर डीएल से ज्यादा होगी और ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन 40 mg पर डीएल से कम होगा। इस तरह से ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज चाहें तो आप और नोट कर सकते हैं, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैप किया जाता है, तो निडिल को L3 L4 सेगमेंट के बीच में इंसर्ट किया जाता है। अगर अडल्ट के अंदर कर रहे हैं तो L3 L4 में आप निडिल इंसर्ट करेंगे, और अगर चाइल्ड में लंबर पंक्चर किया जा रहा है तो L4 L5 के बीच में निडिल इंसर्ट की जाएगी। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंसर ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर can be applied to all following body parts except one। क्वेश्चन पूरा पढ़िए, हर वर्ड पर गौर करिए और फिर अपना आंसर दीजिए। इससे आपकी गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आपको शरीर के उस पार्ट का नाम बताना है जहां पर पल्स ऑक्सीमीटर
नहीं लगाया जा सकता। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इस चीज को पता करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है और इसे हम किस जगह पर नहीं लगा सकते ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लिप्स। हम लिप्स पर ऑक्सीजन सैचुरेशन डिवाइस यानी पल्स ऑक्सीमीटर नहीं लगा सकते। Pulse oximeter can be attached to your fingers, forehead, nose, foot, ear और toes। इन सभी जगहों पर आप पल्स ऑक्सीमीटर को लगा सकते हैं। हाथ की उंगली पर, फॉरहेड पर यानी ये आपका जो ललाट होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड होता है, यहाँ पर, नोज पर, फुट पर, ईयर्स पर और टोज पर, इन सभी जगह पर आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा सकते हैं। लिप्स के ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं लगाया जा सकता। पल्स ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन सैचुरेशन का मेजरमेंट करते हैं और नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 100 के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑन मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू। हेड ऑन मैट्रिक्स किससे संबंधित है? इंजरी प्रिवेंशन, hypertensive disorders, communicable disorders, maternal and child mortality। The right answer is option A, injury prevention। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हेड ऑन मैट्रिक्स को बनाने का उद्देश्य था फॉर प्लानिंग इंजरी इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। किसी भी पर्सन के अंदर इंजरी ना होने पाए, यानी उसे इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है वो, और इंजरी अगर हो जाती है तो हमें क्या इंटरवेंशंस करने हैं, इन दोनों पर्पस को सॉल्व करने के उद्देश्य से हेड ऑन मैट्रिक्स बनाया गया था। हेड ऑन मैट्रिक्स के अंदर दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है। पहला है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, या इसे आप एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल कह सकते हैं, जिसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट को इंक्लूड किया जाता है। और दूसरी चीज आती है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।